तब पिछले दिन पढ़ाए थे उसी पर चलेंगे हम। क्वेश्चन लिखे हैं, लिखे खगोलीय मात्रक खगोलीय मात्रक खगोलीय मात्रक और प्रकाश के वेग c का अनुपात होगा चॉइस ए में लिखे 0.13 आवर। चॉइस बी में लिखे 500 आवर। चॉइस सी में लिखे 24 घंटा और डी में लिख दीजिए 1 वर्ष। हम एकदम ताजा क्वेश्चन देंगे, तुम कहीं का तुम्हें पढ़ा, कल भी पढ़ा है, यूट्यूब पर देखे रहो, उसके बाद हम शुरू हो। हम जब चाहते हैं तभी वो क्वेश्चन बना देंगे। तो इसलिए क्वेश्चन बनाना तो अपने हाथ का स्किल है ना, और कितना तेज हो उसको तो ठीक करते हैं। और उद्देश्य ये नहीं है कि यही लड़ जाए, उद्देश्य है कि इससे इतना बुद्धि बढ़ जाए कि कुछ भी पूछे तो मुस्कुराओ कि हाँ ये चीज पूछ रहा है, आंसर दो, देखे कितने बच्चे सही कर। चोरी कर सकते हो कुछ, अगर लिखते उखते हो, कॉपी कलम हल्का रखना लिखने के लिए। और बाकी कई बच्चे का थोड़ा सा संतोष नहीं हो रहा होगा क्योंकि बाकी विषय में लिख रहे हैं तो उसको लग रहा है ज्योग्राफी में भी लिखा है, तो जो सेम पढ़ा रहे हैं सेम लिखा हुआ सिस्टम आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड, तो वो आपका ध्यान दीजिए, बता रहे हैं वो सुन लो। सेम क्लास वाई क्लास आपका प्रोवाइड है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे को एप्लीकेशन पर उनको मिल रहा है, तो उन लोग को दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में जो बच्चे हो यहाँ जो है मिल लेना सोनू से, और सोनू का ना ग्रुप में अपना ऐड कर देगा। टेक्निकल जो ये लोग रहता है चालू करता है, उन लोग से ग्रुप में ऐड हो जाइए टेलीग्राम, और वहां पर डे उन लोग अपना डालते रहेंगे, नहीं डालेंगे तो उन लोग का माथा खाते रहना, वो अपने डेली तुमको मिलते रहेगा। तुम उसको एक बार पढ़ लेना और अपने से खुद से एक बार क्रिएट कर लेना। चलिए अब इसमें जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर। 2 क्वेश्चन ही चलेंगे, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। बोलो क्या है रे? ये है, ये क्या है? खगोलीय मात्रक एक दूरी है और यह वेग है। वेग बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो बोलो दूरी और वेग का अनुपात है, तो दूरी बटे वेग, बोलो ये क्या हो जाएगा? समय। समय हो। अब कितने बच्चे को ए लग रहा है, इसीलिए चॉइस में घंटा लिखा हुआ। अच्छा, बी कितने बच्चे को लग रहा है? 500। वाह। और सी कितने को लग रहा है? अच्छा, और डी 1 साल। अरे तुम लोग नालायक है किधर रे? अच्छा, वो नन ऑफ दीज वाला दिए नहीं थे, हाँ ठीक ही कह रहा। अच्छा ये बताओ खगोलीय मात्रक है क्या? खगोलीय मात्रक क्या है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, समझाए थे। बोलो पृथ्वी और सूर्य की दूरी में प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो ये 500 सेकंड है, मतलब 8 मिनट है, और 8 मिनट है तो 8/7 घंटा है। चॉइस में घंटा दिया नालायक, 500 सेकंड नहीं है, 8 मिनट है। तो 8 मिनट में 60 से भाग दिए तो घंटा है, 4 से 2 बार में 4 से 15, 2/15 घंटा। 2 में 15 से भाग लगाओगे तो ये पॉइंट हो गया, तो ये एक बार में लगा, और 5, 15 गुना 3 45 हो गया। इसलिए सही आंसर क्या है? ए। तुम इतना झक मारा, हम बैठ के अपने मन में गुना भाग इतना कर लिए।
तो तुमको क्वेश्चन देते समय ही इतना फास्ट चलना होगा कि हाँ कहां से कौन चीज सेट करो। और ई आंसर एक कैसे हुआ जो समझ में आया, इतना मूव किया गया था क्वेश्चन को। दूसरा प्रश्न एक और लिखो, इन लोग को चाहिए प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, तो दूरी। एकदम सर एकदम सीख गए। तो वो सब तो सबसे बन ही जाए, वैसा प्रश्न से डिसीजन थोड़े होता रिजल्ट है कि नहीं। एकाध ऐसा भेंट होगा ये पक्का, और ये निर्णायक होता है, लीड कराता है हर एक एक अंक के फाइट में। ये सब जिसके पास है वो लड़का निकल जाता है। बाकी हल्का तो तुमसे गलत होना ही नहीं चाहिए। अब प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं गलत कर रहे हो तो तुम तो कभी पास होने लायक हो ही नहीं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर लिखते हैं, पिछले दिन जो पढ़े हैं हम लोग उसी पर चल रहे। क्वेश्चन लिखो, लिखे निम्नलिखित में कौन भिन्न है, निम्नलिखित में कौन भिन्न है। चॉइस ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, चॉइस बी सेरेस, चॉइस सी अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, और चॉइस डी सूर्य। चॉइस डी में सूर्य। बोलो सरेस। अच्छा देख ले कितने लोग को ए लग रहा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा कितने को बी लग रहा है, बी। सी लग रहा है, सी भी अल्फा सेंचुरी, और डी लगा सूर्य। तुम लोग कौन दुनिया में रहता है रे, क्या लोग नाला के ध्यान नहीं देता है क्लास में। ध्यान एकदम पूरा पूरा नहीं देगा तो थोड़े सही होगा। कई लोग को लग रहा है लिखे में सर गवा गए, हम ही तेज है, साइरस ना होगा सर, तो नहीं है साइरस, तो समझ में नहीं आया। सबसे चमकीला तारा साइरस था, इस सरेस है, क्षुद्र ग्रह। हमसे लिखने में तुम सोचता है कि मिस्टेक हो रहा है, तो तुमसे मूर्ख और कौन हो। ये लोग अपने कहीं तेज समझता है, साइरस चमकीला तारा था, सर से लिखे में गवा गया है। अरे साइरस में चमकीला तारा था, सरेस एक क्षुद्र ग्रह है। ये बाकी प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है, सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा। प्रोक्सिमा के बाद अल्फा सेंचुरी एक तारा है, और सूर्य भी एक तारा। ये तीनों एक तारा है, जबकि ये तारा नहीं है, और इसलिए सही आंसर बी। हाँ अगर यहाँ पर सरेस नहीं लिख के साइरस रहता तो ये सबसे चमकीला तारा ये भी था। साइरस एक तारा है जबकि सरेस एक क्षुद्र ग्रह है, और इसका सेटर एक फायदा उठाता है। देखो सेटर छोटी छोटी बात को जाने रहता है, कहां से हम लाभ ले सकते हैं, तुरंत लाभ उठा लेता है। तो चलिए अब इसमें सुने, कलम रखें। अब आज के क्लास में फटाफट हम लोग को सुनना है, आज पहला लेसन खत्म हो जाए, इसके बाद फिर क्वेश्चन का राउंड चलेगा। क्योंकि आपको लिखाने का समय बच रहा है तो मैं चाहता हूं क्वेश्चन भर पेट चले, तो इसीलिए क्वेश्चन आपका अगले दिन फिर चलेगा। आज से पूरे जितना सुनोगे उससे। कल का क्लास कोई बच्चे नहीं छोड़ना, क्योंकि भूगोल का कल आत्मा इन करेगा। आत्मे नहीं रहेगा तो कई लड़का का आत्मे नहीं है, तो डेड बॉडी ऑफ ज्योग्राफी ढोते रहता है, भूगोल के लाश। अब तुमको आत्मे नहीं तो हिलडोल नहीं होगा। तो कल जो लेसन है अक्षांश और देशांतर, एकदम 0 से 6ठा क्लास में जितना पढ़ना है वो लेवल है, लेकिन हम लोग लेवल उठा के जितना क्वेश्चन है सारा क्रिएट करके हम लोग खत्म करेंगे। इसमें अब जल्दी से फटाफट हम लोग सुनते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी इलेशन है, पिछले दिन जो सुने हो तेजी में रिकैप करेंगे, इसलिए लिखे हैं कि ताकि पूरा कंप्लीट होते जाए। जो भी पिंड आकाश में है सबको खगोलीय पिंड कहते हैं, चाहे वो सूर्य हो, तारा हो, चंद्रमा हो, क्षुद्र ग्रह हो। इसमें अब जल्दी से फटाफट हम लोग सुनते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी इलेशन है, पिछले दिन जो सुने हो तेजी में रिकैप करेंगे, इसलिए लिखे हैं कि ताकि पूरा कंप्लीट होते जाए। जो भी पिंड आकाश में है सबको खगोलीय पिंड कहते हैं, चाहे वो सूर्य हो, तारा हो, चंद्रमा हो, क्षुद्र ग्रह हो, उपग्रह हो, सब हमारा खगोलीय पिंड। इसी खगोलीय पिंड में हम लोग तारा के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे थे।
और तारा में हम लोग देखें कि इसके अंदर कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। तारा में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है, हीलियम बनता है। और इसी में बहुत मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलते हैं। यही क्रिया के कारण तारा दिखता है, जिसको दीप्त तारा कहते हैं। फिर समझाए थे कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए तारा में न्यूट्रॉन काम नहीं करता। कई लड़के न्यूट्रॉन तारा सोच के प्रोटॉन के हटा देता है, तो इसलिए हम ब्रेक भी लगा रहे। जब तक हाइड्रोजन है तब तक न्यूट्रॉन नहीं, हीलियम बन गया तो न्यूट्रॉन है। और इसीलिए तारा का जब ब्लास्टिंग होता है उस समय हाइड्रोजन समाप्त होकर हीलियम होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होता है, क्योंकि वहां हीलियम का क्रिएशन हो चुका है। अब इसमें हम लोग को ध्यान ये भी देना था कि प्रोटॉन मंद गति का भाग लेता है कि तीव्र गति, तो तीव्र गति का प्रोटॉन भाग लेता है। तारा की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष से मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष में हम लोग देख चुके थे 10 के पावर 16 मीटर, उसी को 9.46 गुने 10 के पावर बोलो 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर भी कह सकते हैं, 16 मीटर भी कह सकते हैं। एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर है। इसी को एक्यूरेट वैल्यू बताए थे 1.48 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर। याद आया सबको? इसी में हम लोग देखे थे तारों के बड़े बड़े समूह को गैलेक्सी या आकाश गंगा या मंदाकिनी कहते हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 तारा होते हैं। कुल गैलेक्सी की संख्या 10 के पावर 11 है और कुल तारों की संख्या 10 के पावर 22। हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है उसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, और हमारे गैलेक्सी का आकार सर्पिलाकार। याद आ गया सबको? इसी में हमने बताया था कि अभी जो गैलेक्सी आकाश गंगा, इसी में राशि और नक्षत्र की बात चलेंगे। राशि की संख्या 12, नक्षत्र की संख्या 27। नक्षत्र किसको कहते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाते समय की चांद। चांद साल भर में जितने तारा मंडल से गुजरता है वो नक्षत्र है, और पृथ्वी जितने जगह से गुजरता है वो ग्रह है, और राशि है। तो ये राशि की संख्या कितनी हो गई? 12। तारा मंडल हम लोग देखे थे कि कुछ तारा आपस में मिलकर निश्चित आकार बनाता है, उसी को तारा मंडल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम नक्षत्र मंडल। तो तारा मंडल कुछ तारा आपस में मिलकर निश्चित आकार बनाता है, वो आपका तारा मंडल या नक्षत्र मंडल है। एक तारा मंडल था सप्तर्षि, और बताए थे सप्तर्षि को ही किसकी ओर इशारा करता है? ध्रुव तारा। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। बाकी हम लोग इसी में वृश्चिक, स्कॉर्पियो देखे थे, कृत्तिका, प्लेयडीज देखे थे, सब नाम याद है सबको? हाइड्रा, ये सभी एक प्रकार का तारा मंडल है। ये पिछले दिन हम लोग सब सुने थे, जिसको रिकैप कर लिए। अब यहां से आज का क्लास शुरू हो रहा, पूरे बढ़िया से सुनोगे, एकदम आराम से चलेंगे। हर बच्चे का जितना तरह का क्वेश्चन है सभी इसमें कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसके बाद 2 चीज चलेंगे, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी यूपीएससी को लेके चलेंगे, और इसके साथ साथ कुछ MCQ भी, नए प्रश्न हर लेसन से चले। तो इसीलिए लेसन भले 6 का हो, लेकिन हम लोग को एज ए वर्किंग प्रेजेंट जितना क्वालिफिकेशन है उस लेवल पे वर्क करेंगे। तो अब जल्दी से हम लोग देखें, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते? प्लेनेट। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि यह एक ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है, और प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब घूमने वाला, परिक्रमा करना मतलब घूमना होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ग्रह किस ग्रीक शब्द से बना है? तो इस शब्द का नाम क्या है? प्लेनेटाई। यह NCERT में दिया है, तो उस जब पढ़ोगे, आज लेसन खत्म करेंगे, अब किताब खरीद के आज रीडिंग कर, 1 घंटा में पढ़ना है एक लेसन, 5 पन्ना। तो स्थिर से तुम लोग धाए धाए में 2-5 मिनट में नहीं निकालते। जो मेन कीवर्ड है, जैसे मिलेगा कि यह ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है, तो इसको अंडरलाइन करें। इसका अर्थ है परिभ्रमक, तो अंडरलाइन हो गया, दिमाग में आपका सेट हो जाना चाहिए। यह घूमता है, उसी को ग्रह कहते हैं। और ग्रह की संख्या पहले कितने थे? 9, लेकिन अब कितने हो गए? 8। वर्तमान समय में ग्रह हमारे 8। 8 ग्रह को अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो हम लोग समझें।
8 ग्रह सूर्य के अनुसार हम दूरी की तरह से दिए हैं। एनसीईआरटी में एक ऑब्जेक्टिव दिया है 6ठी क्लास में कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसा कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय कक्षा में, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में। और फिर दिया हुआ है कि इसमें कक्षा में कई और भी कई चॉइस है, लेकिन ये दोनों में बताओ आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या कोई बच्चे जानते हो दीर्घ वृत्त का अंग्रेजी क्या है? इलिप्टिकल पथ, उसको इलिप्स कहते। मैथ में पैराबोला और इलिप्स पढ़ना है तो इसको इलिप्टिकल पथ कहते हैं। कई बार चॉइस में इलिप्टिकल पथ भी दे सकता है। चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पथ पर, जान के इसे लिखता है सरकुलर, हिंदी में इलिप्टिकल पथ। लड़के सब देख के अनुमान नहीं लगाता है कि वहां आंसर ओ हो। आपको इलिप्स ध्यान रखना है। दीर्घवृत्त और वृत्त में अंतर क्या है? आखिर वृत्त नहीं कह के दीर्घवृत्त क्यों कह रहे हैं? तो वृत्त में दोनों तरफ के व्यास बराबर होते हैं, लेकिन दीर्घवृत्त में ये दोनों व्यास में अंतर होता है। और इसी कारण से सूर्य से पृथ्वी कम दूरी पर भी कुछ समय होगा और कुछ समय सबसे अधिक दूरी पर होगा। तो आगे पढ़ेंगे अपसौर और उपसौर। क्यों अपसौर और उपसौर आ रहा है? क्योंकि ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, ये दीर्घवृत्तीय में चक्कर लगाते। और दीर्घवृत्त का मतलब होता है कि ये व्यास जो हम खींचे हैं ये बराबर नहीं। बोलो वृत्त और दीर्घवृत्त में अंतर क्लियर है सबका? अब सभी लोग को एकदम ध्यान में सेट करना है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण। इसी को अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं, इसको अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। शनि सैटर्न है तो नहीं पूछेगा। बृहस्पति का अंग्रेजी नाम जुपिटर है, इसलिए कई बार जुपिटर दे के खूब बदमाशी करे। हिंदी माध्यम वाले बच्चे को खूब झकाता है, लड़का रटले रहता है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और चॉइस में बृहस्पति गायब करके दे देता है मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। अब लड़के को लगता है बृहस्पति रहता ना तो मार देते, वो है ही नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि यहाँ जुपिटर ध्यान में सेट रखेगा। मंगल का मार्स है तो ये नहीं पूछेगा, ये अर्थ नहीं पूछेगा। शुक्र का पूछेगा तो शुक्र का ही क्या कहते? वेनस, वेनस इस शुक्र का है। और बुध हमारा मरकरी है। और इसीलिए चॉइस में तो हमारा अगर चॉइस से मरकरी दे दिया तो लड़के बेचारे बॉल तरफ सोचने लगता। सबसे छोटा ग्रह है चॉइस से मरकरी, कहेगा ना मरकरी कोई ग्रह है, ये तो ग्रह नहीं है, जबकि वो बुध। तो इसीलिए जहां अंग्रेजी शब्द चाहिए उसको हमने लिखा। और पहले सीरीज में ध्यान दो, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, यूरेनस नेपच्यून, अरुण वरुण। अब इसमें सुनना है, बहुत बढ़िया से आपका ध्यान चाहिए। देखो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत छोटे छोटे कुछ पिंडों का लेयर है और इसीलिए 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। इस लेयर से इधर जो ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह कहते और इस लेयर से इधर है उसको बाह्य ग्रह कहते। देखो तो कई बार क्वेश्चन देगा कौन आंतरिक ग्रह है और दे दिया इसमें शुक्र, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। आंतरिक का मतलब हो गया कि इस पिंड से अंदर, यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये हमारा आंतरिक ग्रह है और बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून ये हमारा बाह्य ग्रह। तो बोलो आंतरिक और बाह्य की भी बात क्लियर हो गई सबको। नेक्स्ट सुनिए, ये जो छोटे छोटे पिंड हैं लोगों ने पूछा कि कौन है, तो कहा कि देखिए पहले सब छोटा छोटा ही था लेकिन सब धीरे धीरे मिल करके ये सब बन गए और ये ऐसा क्षुद्र था कि मिला नहीं, इसीलिए ये भी ग्रह है लेकिन क्षुद्र ग्रह है तो इसको क्षुद्र ग्रह कहते।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति। इसी में कई क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वही सेरेस है, जो अभी जस्ट चॉइस में दे दिए थे। देखिए आपको ध्यान रखना है, क्षुद्र ग्रह भी कई है, लेकिन सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? सेरेस। अब एक एक चीज को हम लोग सुनेंगे। क्वेश्चन आएगा, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध। सूर्य से सबसे दूर कौन है? नेपच्यून या वरुण हो। फिर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? जल्दी बोलो। शुक्र। पृथ्वी से सबसे दूर कौन है? फिर वही होगा नेपच्यून। तो आपको ये लाइन कभी भी पृथ्वी से भी दे सकता है, सूर्य से भी दे सकता है। परीक्षा में स्थिर से पढ़ो। जैसी देगा पृथ्वी से तो मुस्कुराना कि बहुत बच्चा डूबेगा, हम बचे। तो ये लाइन आपके दिमाग में पहला सेट होना चाहिए। दूसरी बात, अब एक एक करके हम लोग चले। इसमें सबसे गर्म ग्रह कौन है? बोलो। सबसे गर्म कौन होगा? शुक्र होगा। सबसे नजदीक कौन है? बुध। सबसे गर्म कौन होगा? हाँ, तो सबसे गर्म शुक्र है, बुध गर्म नहीं है। क्यों? होना तो चाहिए गर्म इसको। तो शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, शुक्र ग्रह पर सल्फर डाइऑक्साइड के बादल है। ये सब ध्यान रखना। पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड के बादल तो समझना शुक्र है। CO2 का गैस शुक्र पर है, और इसीलिए जब CO2 गैस है तो ये दिन भर उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, और रात में ग्रह जब रिलीज करता है तो CO2 उसको जाने से रोक देता है। पृथ्वी पर भी आपने पढ़ा है, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते, भूमंडलीय तापन कहते। अगले क्लास में पूरे एनवायरमेंट में उसको सीखो। इसी गैस के कारण यहाँ पे सबसे टेम्परेचर हाई। इसी को प्रेशर कुकर जैसा कहते हैं, एकदम बंद किए हुए। पूछेगा कि प्रेशर कुकर प्रभाव किस ग्रह पर दृष्टिगत होता है, तो कई लड़का हमारे पृथ्वी पर आ जाता है कि किचन में कुकर यही ना चढ़ेगा, और कहाँ चढ़ेगा। ये प्रेशर कुकर इफेक्ट का मतलब है कि एकदम टेम्परेचर बढ़ते चला जाए। तो ये हमारा कौन सा ग्रह है? शुक्र। अच्छा, सबसे ठंडा ग्रह, जल्दी बोलो। सबसे ठंडा कौन है? तो सबसे ठंडा हमारा अरुण है। ये कैसे हो गया? तो ये इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बर्फ का बहुत विशाल मात्रा है। बर्फ का सबसे विशाल मात्रा भी आएगा तो हमारे आंसर में क्या आएगा? अरुण ही आएगा। नेक्स्ट, अब जल्दी बताओ, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। नाम भी है बृहस्पति, सबसे बड़ा नाम भी है बेचारा। तुमसे कहा जाए सबसे बड़ा ग्रह, कहना कि बृहस्पति सबसे बड़ा। सबसे छोटा ग्रह कौन? बस बुध। खत्म। नाम देख रहा है कितना छोटा है? बुध। सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे गर्म शुक्र। अब तुमसे नेक्स्ट है, हर ग्रह पश्चिम से पूरब घूमता है, इसीलिए सूर्य हमको पूरब से पश्चिम चलते दिखाई देता है। बहुत बढ़िया से सुनना। आप ट्रेन से आगे चल रहे हो तो प्लेटफॉर्म पीछे जाते दिखाई दे। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम जाते दिखाई देता है। और सभी ग्रह का डायरेक्शन एक ही है, पश्चिम से पूरब। सिर्फ दो ग्रह है जो पूरब से पश्चिम घूमता है, और ये दो ग्रह कौन कौन? एक ग्रह है शुक्र जो उल्टा चलता है, ये पूरब से पश्चिम, और दूसरा नंबर है यूरेनस अरुण, यह भी पूरब से पश्चिम चलता है। तो देखिए कौन सा ग्रह उल्टा रिवर्स चलता है, दिमाग में सेट करना। अगला नंबर, हर ग्रह अपने अक्ष से कुछ ना कुछ झुका हो। सबसे, जैसे पृथ्वी आगे पढ़ोगे तो ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई। जब हम पूछे क्वेश्चन कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम झुका, सबसे कम कौन झुका है, तो आंसर बुध है। सिर्फ 7 डिग्री के लमसम में झुका है। सबसे कम कौन झुका है, तो आंसर बुध। सबसे ज्यादा कौन झुका?
तो यूरेनस तो एकदम ऐसे से 82.5 डिग्री झुक गया ऐसा। अब हम ही बताओ, झुके हुए हैं पहाड़ है, अक्ष से झुके हुए। अब एक वो है कि इतना झुक गया कि 82.5 झुकिए गए, तो कहोगे कि लेटे हुए। 82.5 तो झुक गया मतलब एकदम सो गया। 90 डिग्री में तो सूझ जाएगा और 82.5 तक झुक ले। तो इसीलिए यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? यूरेनस। क्यों लेटा हुआ कहते हैं? अक्ष पर सबसे ज्यादा झुकाव है, कितना? 82.5 डिग्री का झुकाव है। लेटा हुआ ग्रह भी लाइन क्लियर है सबका। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है, इसीलिए शुक्र को सुबह और सांझ का तारा कहते हैं। पृथ्वी के समान जीवन कहां संभव है? मंगल पर, इसीलिए मंगल पर जीवन की तलाश हम लोग कर रहे हैं। पाथफाइंडर से लेके तमाम भेजे। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह किसे कहते? बोलो। शुक्र और पृथ्वी का घनत्व और आकार लगभग बराबर है, इसीलिए पृथ्वी के जुड़वा ग्रह या पृथ्वी के बहन सिस्टर ही है, बहन है। अभी नहीं पूछना कि सर भाई कौन है, तो इसमें पृथ्वी के बहन कौन है? शुक्र है। जुड़वा ग्रह भी कहेंगे तो कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बारी चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, सबसे भारी ग्रह कौन है? जल्दी बोलो। बृहस्पति। अच्छा, सबसे हल्का कौन है? जल्दी बोलो। अब देखो यहाँ दो चीज, अगर अब घनत्व की बात करें, सुनना बढ़िया से, घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व में, कम घना में शनि। अब सोचो, हम लोग सोचते हैं शनिचरा ग्रह सबसे खतरनाक, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सबसे कम खतरनाक शनिचरा ग्रह। शनि ग्रह सबसे हल्का में। बहुत आश्चर्य तुमको होगा, शनि ग्रह पर कुछ वलय है, रिंग है, और जस्ट लाइक बर्फ है। और शनि ग्रह पर कोई टुकड़ा लेके चले आओ तो तुमको घोर आश्चर्य होगा, इसका घनत्व पानी के भी घनत्व से कम है, और शनि का टुकड़ा पानी पर भी तैरेगा। अब देखो कितना आश्चर्य की बात। अरे बर्फ है तो बर्फ पानी में नहीं तैरेगा, इसमें आश्चर्य क्या करना? सिंपल ही समझो कि वहां पे बर्फ ही बर्फ है। इसलिए पूछा जाए किस ग्रह के टुकड़े को जल में डालने से तैरने लगे, तो लड़के को क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया तो बेचारा वो टुकड़े लाने में चला गया। तो आंसर है शनि। किस ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से कम है? शनि है। जल के घनत्व से कम किसका घनत्व होगा? तो शनि होगा। अब इसमें आपका लगभग फेज इसमें आया है। अब इसमें डेंसिटी के अनुसार अगर चला जाए तो बृहस्पति डेंसिटी में बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ा है इसलिए भारी। डेंसिटी बेस्ड अगर चलेंगे तो पृथ्वी सबसे डेंस में चलता है, घनत्व ज्यादा है। अब इसमें हम लोग चलेंगे, घनत्व सबसे कम में कौन है? शनि है। अब इस पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, सभी क्वेश्चन को एक बार आपको फटाफट हमारे साथ करना है। पहले तो दिमाग में ही बैठाना है, अगर हम कहें आकार के अनुसार सबसे छोटा कौन है? बुध। बुध के बाद मंगल, और उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, तब नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस, तब शनि, तब बृहस्पति। बड़ा उल्टी पुल्टी है, मंगल बुध नहीं है, बुध मंगल। अब बृहस्पति सबसे अंतिम में भागल। आपके दिमाग में सेट रखना है, बुध मंगल बृहस्पति लास्ट। तो बोलो सबसे छोटा, दूसरा बृहस्पति, आठवां सबसे अंतिम में भागा। इसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति लास्ट में भाग गया, तो कौन आया? शुक्र। उनको तुरंत बुला लिए कि आइए। बुध मंगल बृहस्पति तो भागिए गया, तो शुक्र को बैठा दी। ये बोलो दिमाग में सेट हो रहा है सबका? तुमको देगा क्वेश्चन, आकार के दृष्टि से तीसरा ग्रह है, मिजाज फ्रेश कर दे। तो वहां पे यही समझा रहा है कि पढ़ना कि बुध, बुध के बाद मंगल, बृहस्पति भाग गया तो शुक्र के बैठा ली, और तब फिर हम अपने पृथ्वी को बुलाए। तब बोलो जल्दी, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कम है 3 की 4, तो सूर्य से दूरी के अनुसार बोलो पहला कौन था? बुध। उसके बाद फिर मंगल कर रहा है नालायक, बुध शुक्र पृथ्वी, तो तीसरे ना है नालायक। ये आकार में ना, ये लोग जो देखता है ना वही बोल देता है, दिमाग नहीं लगाता है। हम दिखा ही रहे, पूछ रहे पिछल का, इन लोग हाँ सर देख लिए, चौथा तो लिखल है, रीडिंग मार रहा है।
हम तुमसे क्या बोले, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी किस क्रम पे, तो तीसरा है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। अभी जस्ट याद करो। तो जैसे ही तुमको कहेगा कि पृथ्वी किस नंबर पे है, तो बुध शुक्र पृथ्वी, तो तीसरा। लेकिन यही दे आकार की दृष्टि से पृथ्वी, तो चौथा। चारों फिर से याद करो, पहले बुध, फिर मंगल, बृहस्पति भाग गया, इसीलिए शुक्र को पकड़ ली, अब फिर पृथ्वी का बैठा। ये चार एकदम क्लियर है सबका। इसके बाद फिर उल्टा चल रहा है, यूरेनस नेपच्यून नहीं है, नेपच्यून यूरेनस, नेपच्यून तब यूरेनस, इसके बाद शनि और तब बृहस्पति। इसको अब हम हटा रहे हैं, दोनों अभी जस्ट लिखवाएंगे। पहले हम कहें कि दूरी के अनुसार बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, ये तो क्लियर है। आकार के अनुसार बुध ही सबसे पहले है, बुध के बाद कौन है, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति भाग गया, तो जल्दी बोलो शुक्र, इसके बाद पृथ्वी हो गया, बहुत सुंदर। इसके बाद बोलिए यूरेनस नेपच्यून नहीं है, नेपच्यून है तब यूरेनस है, इसके बाद शनि है तब बृहस्पति है। ये बताओ दोनों एकदम क्लियर है कि नहीं? आपको ये सीरीज और ये सीरीज देगा तो क्लियर है सबका। पूछेगा सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे नंबर पर ग्रह कौन है, शुक्र है, लेकिन आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह, जल्दी बोलिए, मंगल। अब दूसरा सबसे छोटा ग्रह तो मंगल हो। अब ये लाइन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी जस्ट हम पूछ ले, खड़ा हो, देखो अभी जस्ट बताएंगे। आकार के अनुसार तीसरा बड़ा ग्रह कौन है, देखो चोरी कर सकते हो, चोरी कर सकते हो। आकार के अनुसार तीसरा बड़ा ग्रह कौन है, शुक्र है। आंसर बोलो, नालायक यूरेनस। बड़ा ग्रह ना पूछे रे, तो इधर से ना चलेगा। ये लोग रीडिंग मारता है रे, लोग दिमाग नहीं, तीसरा हो, 1 2 3 धर रहा है तुम। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस। छोटका पूछेगा तई बढ़ते जा, बड़ा ग्रह ना पूछे तुमको, तुमसे पूछे सबसे बड़ा कौन है तो बुध बोलेगा, आंसर बृहस्पति। चलिए तो अब बैठ जाइए। इसमें अब ये बताओ, आकार के अनुसार दूरी के अनुसार, दिमाग में एकदम सेट हो गया सबका। नेक्स्ट अब जरा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है। सब हो चुका है, केवल धाय धाय आंसर बोलेगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, सबसे दूर नेपच्यून, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र, जुड़वा ग्रह शुक्र है, बहन शुक्र है, भोर और सांझ का तारा शुक्र। ये तो शुक्र का लाइन एकदम क्लियर है सबका। नेक्स्ट अगला इसी तरह के कई प्रश्न हैं, सब का आंसर दे दिया तो लगेगा कि हाँ एकदम ठीक ठाक हो गया। उल्टा कौन ग्रह घूमता है, शुक्र और यूरेनस दोनों उल्टा घूमते हैं। सबसे गर्म ग्रह जल्दी बोलो शुक्र है, सबसे ठंडा यूरेनस है, सबसे भारी बृहस्पति, सबसे हल्का शनि, लेटा हुआ ग्रह बोलो यूरेनस। क्यों लेटा कह रहे हैं, अक्ष से 82.5 डिग्री का झुकाव है। अक्ष से सबसे कम झुकाव बुध का है, सबसे ज्यादा झुकाव यूरेनस का है। आंतरिक ग्रह कौन कौन है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, मंगल के बाद खत्म। बाह्य ग्रह कौन कौन है, बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। बोलो यांत्रिक बाह्य भी क्लियर है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। किस ग्रह पर तापांतर सबसे अधिक होता है, इसके बोलो, देखो मिला दे रहा है लोग, कोई बुध कोई शुक्र कोई बृहस्पति करो। किस ग्रह पर ताप, देखो क्वेश्चन कितना ट्विस्ट है। ताप सबसे अधिक है तो शुक्र, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। लेकिन सेटर क्या करता है, वो गेम करता है, वो जानता है कि ताप वाला ही छेला सब रटा हुआ हो, तो ये तापांतर भिड़ा देता है। तापांतर माने ताप में अंतर, दिन और रात के टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या हो, बोलो कितने को बुध में लग रहा है, बुध, अच्छा, और कितने को शुक्र लग रहा है, हाँ शुक्र। नालायक शुक्र पर CO2 गैस है, तो क्या CO2 तापांतर होने देगा ज्यादा, नहीं, इसलिए बिल्कुल सही जवाब बुध है। बुध ग्रह, अब सुन लो,
सबसे ज्यादा तापांतर तो बुध, लेकिन सबसे ज्यादा ताप तो शुक्र। ये बिल्कुल दिमाग में सेट रखना, अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक कक्षीय गति किसकी? अरे सूर्य के चारों ओर सबसे जल्दी कौन घूम लेता है? बुध। 88 दिन में एक चक्कर मारता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा कक्षीय गति किसका होगा? तो बुध का होगा। देखो कक्षीय गति भी एक बार पूछे हुए क्वेश्चन, और लड़के बेचारे सोच रहे हैं कि सबका बराबर चॉइस डी में दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है बुध का सबसे ज्यादा। SO2 के घने बादल, SO2 के बादल किसके पास है? शुक्र के पास है। नीला ग्रह पृथ्वी किसके कारण? जल की उपस्थिति। लाल ग्रह मंगल किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। हरा ग्रह यूरेनस को हरा ग्रह कहते हैं मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। कई बार पूछा जाएगा कि बताओ किसकी उपस्थिति के कारण हरा ग्रह कहते हैं? मीथेन गैस के उपस्थिति के कारण यूरेनस को हरा ग्रह कहते हैं। तो पहले ये बताओ, इधर का लाइन एकदम क्लियर है सबका? नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, अब इसमें बढ़िया से सुनेंगे। प्लूटो का खोज 1930 में हुआ, और 30 के बाद हुआ कि प्लूटो एक ग्रह। और प्लूटो का खोज किसने किया? टॉमबॉग। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लूटो का खोज किसने किया? तो टॉमबॉग ने। कब किया? 1930 में। 2006 में जो संस्था है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको IAU कहते, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है इंटरनेशनल लेवल का, इस संस्था ने कहा कि ग्रह का मतलब जितना बड़ा होना चाहिए प्लूटो नहीं, और इसीलिए 2006 में प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया। अब 1930 से 2006 तक जो बच्चे पढ़े उन्होंने पढ़ा ग्रह की संख्या 9, लेकिन 2006 से ग्रह की संख्या 8 है। प्लूटो को हम लोग बौना ग्रह में कह के इसको छाट। अब देखो तुम्हारे NCERT में खास इस शब्द लिखा है, NCERT में खास 2006 लिखा है, 6ठी क्लास में। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि प्लूटो को ग्रह का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया, चॉइस रहेगा, तो उसमें अब लड़के सोचेगा कि कितना खतरनाक दिया, कहना कि 6ठी क्लास के एक किताब में 2006 लिखल। 6ठी क्लास तो दिमाग में सेट रहेगा सबको। अब इसमें ये लाइन बिल्कुल दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। जल्दी से अब पृथ्वी की बात चले। NCERT बड़ा सोचो, हमें तो आश्चर्य होता है कि 6ठी क्लास में उसने लिखा कि पृथ्वी का आकार कैसा है? भूभाग है। हाँ, अब पूछेगा पृथ्वी का आकार है, चॉइस A गोलाकार, 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 चॉइस B चपटा, चॉइस C नारंगी के आकार, और D भूभाग। अभी तो लिखे हैं तन भूभाग है, और नहीं तो हमारे लड़के इतने पहलवान हैं कि नारंगी के आकार देखते पक्का मारे और आंसर भूभाग हो जाए। भूभाग को ही इंग्लिश में जियोड कहते। भूभाग का अंग्रेजी नाम क्या है? जियोड। अब तुम सोच रहा होगा कि सर ये कैसा आकार है? अब तुम ही बताओ, नारंगी जैसा पृथ्वी कैसे हो सकता है? पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढा धंसा हुआ सागर है, कहीं कोई तरह का स्थिति है, कहीं पठार है, तो ये नारंगी कभी ऐसा मिलता है? कहा तुम ऐसा देखा है जी कि कहीं पहाड़ हो गया, कहीं धंस गया, कहीं? ये कौन सरल नारंगी है? इसीलिए पृथ्वी के लिए स्पेशल एक शब्द है कि जो आकृति पृथ्वी का है वैसा कोई समान नहीं है, वो स्पेशल एक है। और नारंगी के समान मत बोलिए, उसको स्पेशल कहिए, जियोड स्ट्रक्चर। और जियोड को ही हिंदी में भूभाग कहते। भूभाग का मतलब सिर्फ एक है, जो पृथ्वी जैसा है उसको भूभाग कहते हैं, और कुछ नहीं। बात समझेंगे? और कुछ नहीं। भूभाग का मतलब जिसका आकार पृथ्वी के जैसा है। अब इसको कतई ये नहीं समझ। अब देखो छोटा बच्चा होता है तो उसको पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल। 1 क्लास के बच्चे को नारंगी भी चॉइस में है तो उसको गोल मारना, क्योंकि बेचारे को एकदम रटाया हुआ है। दादाजी का चश्मा गोल, पापा जी का पैसा गोल, मम्मी जी का रोटी गोल, बाकी दुनिया गोल गोल, रट गए।
अब उसको परीक्षा में आया दुनिया कैसा है, ओ गोल गोल मारा, ठीक वो हो गया। उसको उससे उसको कहागा कि नारंगी, तो बेचारा गुस्सियाएगा, नारंगी गोल, पापा जी वाला याद है, पैसा गोल। लेकिन धीरे धीरे क्लास बढ़ा तो ये भुआब जनरली 10वां के बाद आता है, लेकिन नए वाले पुराने वाले एनसीईआरटी में कहीं भुआब नहीं है, वो नारंगी आकार। नया एनसीईआरटी सीधे सीधे कहा कि अभी से सीखने, और इसीलिए आपको न्यू एनसीईआरटी में सीधा दिया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भुआब है। भुआब को ही हम लोग क्या कहते हैं, जियोड स्ट्रक्चर। ये जियोड भी चॉइस में देगा तो समझना कि पृथ्वी के आकार के लिए स्पेशल वर्ड है। तो ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया। आपके एनसीईआरटी में दिया है कि अंतरिक्ष से बताओ पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला दिखेगा कि काला, जल्दी बोलो। तो नालायक नीला दिखता है जल की उपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष से आसमान तो काला दिखता है, तुम लोग आसमाने तक रह जाता है, धरती दिखा रहा। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला, जल की उपस्थिति के कारण। हाँ, अभी मत करना कि नीले मार देना, क्वेश्चन देगा अंतरिक्ष से आसमान दिखता है, और तू कहेगा अंतरिक्ष से देखे थे नीला, यहाँ आंसर काला हो। आसमान रहा तो काला, लेकिन धरती देखे तो नीला, किसकी उपस्थिति के कारण, जल। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अब हम लोग अभी जस्ट सुने थे क्षुद्र ग्रह, जल्दी बोलो किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है, याद है ना सबको। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सेरेस। हम लोग देखे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, सेरेस एक क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, आजकल लगभग परीक्षा में इससे प्रश्न रह रहे, और इसीलिए 6 क्लास में स्पेशल नहीं लिखा है, लेकिन बहुत गहराई से दिया। गहराई क्या किया है, एक फोटो दिया, सब ग्रह दिया, और नीचे सब का दिया है कितने चंद्रमा है और कहाँ क्या है, घूर्णन और परिक्रमण दोनों वक्त भी दिया। लेकिन चूंकि तीसरा लेसन में हम उस पर घूर्णन की बात करेंगे, इसलिए घूर्णन अभी छोड़े हुए हैं। 88 दिन में जो एक चक्कर मार रहा है उसको तीसरा पाठ में वर्क करेंगे। अभी हम लोग अब देखें, जो पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। उपग्रह का मतलब है ग्रह के चारों ओर घूमना, ग्रह का मतलब है सूर्य के चारों ओर घूमना, दोनों में चेंजिंग। और उपग्रह को ही हम लोग ठेठ में चंद्रमा कहते, प्राकृतिक उपग्रह ही चंद्रमा है। हम लोग सीरीज से अगर चले तो पहला ग्रह सूर्य के नजदीक बुध। जब हम लोग बुध ग्रह पर जाएंगे तो वहां कोई चांद नहीं, हमेशा अमावस्या की रात है, वहां कोई चांद नहीं है, कोई पूर्णिमा नहीं। जब हम लोग शुक्र ग्रह पे जाएंगे तो वहां भी कोई चांद नहीं। अब तुमको जान के क्वेश्चन जानते हो क्या देगा, पहले का जमाना, आज से 5 साल पहले क्वेश्चन था किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो उसमें बुध और शुक्र जो बच्चा रटा उनका हो गया। आजकल क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही बात पूछ रहा, लेकिन दे रहा है, कल्पना करें आप किसी दूसरे ग्रह की सैर पर है, तो किस ग्रह पे पूर्णिमा की रात वाला प्रकाश दृष्टिगत नहीं होगा। अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि लड़का बेचारे कल्पना करने में रह गया, ना लड़ा, कल्पना कहां सर करवाए थे। तो आपको ये समझना है कि बुध और शुक्र पर जब चांद ही नहीं है तो क्या यहाँ पूर्णिमा होगा, नहीं, पूर्णिमा की रात यहाँ कभी नहीं हो। तो इसीलिए बुध और शुक्र ये 2 ग्रह सिर्फ ऐसा है जहां चांद नहीं। बोलो ये दोनों दिमाग में एकदम सेट हो गया सबका। अब आ जाए पृथ्वी की बात। पृथ्वी पर हमारे एक ही चांद, और वो जो चांद में धब्बा और दाग दिखता है वो क्या है, तो उस पर जो पहाड़ है और गड्ढे हैं वो पहाड़ की परछाई दिखती। बात समझो, रात के समय सूर्य के लाइट में, अब देखो है क्या, ये पृथ्वी और ये सूर्य, ये चंद्रमा है, इसके चारों ओर चक्कर मारो। अब जब पृथ्वी इधर है और ये भी इधर है, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ के व्यक्ति देखेंगे तो इससे ज्यादा लाइट वहां है तो ये दिखाई नहीं दे रहा। अब मान लो इसका पोजीशन यहाँ है तो दिखाई तो नहीं दिया, पृथ्वी घूम रही। अब घूमते घूमते यहाँ जब आई तो इधर वाले लोग को रात हो गया। अब वो आसमान में देखा तो अब सूर्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूर्य इधर दिख रहा है, तो वो आसमान में इसको देख रहा है, क्यों, सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट किया, मारा नीचे, तो कहा बड़ा बढ़िया नजर आ रहा है। ये देखो यही चांद, तो चांद इसके चारों तरफ घूम रहा है और ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। और यही चीज हम लोग को देखना है, पृथ्वी से जो चांद की दूरी है लगभग 3 लाख किलोमीटर है। 1 सेकेंड में लाइट तय करती है, इसीलिए
चांद का लाइट पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है। अब देखो कई लड़का 8 मिनट वाला मार के चला आता है, घरे आके समझता है कि सूर्य नहीं पूछा था, चांद पूछा था। और चॉइस ए में जान के 8 मिनट दे देता है। 500 सेकेंड तो एकदम तुरंत देता है कि लड़का ही देखते ही होश खो बैठे। जैसे ही देखेगा कि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लेता है। अब 8 मिनट लेकर देखा चॉइस ए, तो बेचारा घर, और घर में कहा कि जहां चांद दिया था गड़बड़ हो। तो चांद की दूरी 3 लाख किलोमीटर ही है, केवल 84,400। लाइट आने में कितना समय? 1.34 सेकेंड लगता है। चांद पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना दिन? 27 दिन का समय लेता है। पिछले दिन भी हम लोग 27 नक्षत्र की बात चले थे, और इसमें आपको याद है कि इसको चंद्र दिवस कहते, 3 दिन छोटा। और हिंदू धर्म का कैलेंडर जो चैत बैसाख है किस पर है? चांद पे है, इसी पर चलता है। अब पृथ्वी का एक ही चांद है, हम लोग देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मंगल ग्रह पे घूमते। मंगल ग्रह पे 2 चांद, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डेमोस। क्वेश्चन देगा, फोबोस किस ग्रह का चांद? मंगल। डेमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल। मंगल पे सबसे ऊंचा एक पर्वत, इसका नाम क्या है? ओलंपिस मीन्स या निक्स ओलंपिया भी इसको कहा। तो निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, और ये पर्वत यहां स्थित है। तो कई बार पर्वत से भी क्वेश्चन आएगा। फोबोस किस ग्रह पे है? मंगल। डेमोस मंगल। बृहस्पति और शनि पर तो जाओगे तो चांद ही चांद। बृहस्पति पर 80 प्लस चांद है, और शनि पर तो अभी नया खोज होने के बाद 146 से ज्यादा चांद। अब सोचो जिधर देखोगे 150 चांदे नजर आए, तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा चांद किस ग्रह का? शनि का है। दूसरा सबसे ज्यादा बृहस्पति का है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा चांद कौन है? गैनीमेड। ये गैनीमेड यही इतना ही से समझ कि पृथ्वी के चांद से 2.2 गुना बड़ा, और वो भी छोड़ दो, बुध ग्रह से भी बड़ा। हमारा सबसे छोटा ग्रह जो बुध है उससे बड़ा ही चांद है। तो सर जब उतना बड़ा है तो इसको चांद में क्यों रखे, ग्रह में क्यों नहीं? क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता। अब पूरे उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। देखो दोनों अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा उपग्रह है, चॉइस देगा टाइटन, चॉइस देगा गैनीमेड, चॉइस दे देगा डेमोस, फेबोस। तो आंसर में सीधा सीधा क्या होगा? गैनीमेड। ये पृथ्वी का सबसे, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा उपग्रह का नाम यूरोपा। यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। 2 बड़े बड़े उपग्रह, ये दिमाग में सेट रखना है। शनि में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टाइटन एकमात्र उपग्रह है जिस पर वायुमंडल है। चांद पे हवा कहीं नहीं है, सिर्फ टाइटन पे। और टाइटन किसका उपग्रह? शनि का। इसके बाद रिया, इसके बाद एटलस, हेलन, लापेटस। अब क्वेश्चन आजकल बड़ा भयंकर देता है, क्वेश्चन दे देगा रिया उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि। क्वेश्चन दे दिया टाइटन, तो शनि। और इससे मिलता जुलता नाम से आजकल बदमाशी कर रहा है, यूरेनस का टाइटन से नाम मिलता जुलता टाइटेनिया है। नेपच्यून का नाम मिलता जुलता ट्राइटन है। और परीक्षा में केवल इतने शैतानी कर दे, ट्राइटन उपग्रह किस ग्रह का है? लड़के प्रिंटिंग मिस्टेक, ये नहीं होगा। टाइटन अपने मिटा के शनि मार के आए। कई हमारे इतने विद्वान लोग भी कि ट्राइटन को टाइटन समझ के मार दे। अब कहेगा छापे में सब गलती थोड़ा बहुत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्राइटन देगा तो बोलो जल्दी, नेपच्यून। टाइटन देगा शनि, और टाइटेनिया देगा तो यूरेनस। ये तीनों मिलता जुलता नाम है, इसलिए सबसे खतरा यही पे। इसके बाद हम लोग देखें यूरेनस में एरियल, मिरांडा। ये मिरांडा 2-3 बार हम देख चुके परीक्षा। क्वेश्चन दे दिया मिरांडा उपग्रह किस ग्रह का है? तो किसका है? यूरेनस का। नेपच्यून में ट्राइटन, नेरिड, थैलेसा, ये सभी उपग्रह है। अभी हटा के 2-3 आपसे अभी जस्ट पूछेंगे, देखें आपको ध्यान है कि नहीं। जल्दी से आपको पहला नंबर बताना है, एटलस।
एटलस किस ग्रह का उपग्रह है? शनि। सब मिलके बताते हो तो तुम लोग पार लग जाते हो। तुम खड़ा हो, तुम बता जल्दी से। डेमोस, कोई नहीं बोलना। मंगल का है डेमोस, सही है, बैठ जाओ। फेबोस डेमोस दोनों मंगल का। चलो खड़ा हो। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र। और दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं, कौन कौन? बुध और शुक्र। एकदम टन टन बजना चाहिए। बैठो, चलो तुम बताओ जल्दी। रिया, हाँ बैठ जाइए। रिया तो समझोगे किसका है? शनि का। अब इसी में बोले ट्राइटन, जल्दी बोलिए। यूरेनस बोल रहे हो? क्या है? नेपच्यून, टाइटेनिया, यूरेनस, टाइटन, शनि। अब तो इस समय गड़बड़ी नहीं ना होगा सबका। चलिए नेक्स्ट, अगले फेज पे हम लोग चले। अब थोड़ा सा केवल सुनना है, बस कंप्लीट हो गया। ये अंतिम सेक्शन सुनना है और आपका ये लेसन पूरा खत्म। अब इसमें तेजी में 2 बार सुनेंगे। उल्का पिंड और धूमकेतु दोनों चलना। तो देखो अब बढ़िया से सुनना। एक बार का क्वेश्चन अब दिया, सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते? और चॉइस में ग्रह भी दिया और उपग्रह भी दिया, क्षुद्रग्रह भी दिया, उल्का पिंड भी दी। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ उल्का हो जाएगा। कोई लड़के अगर ये मार देगा उल्का छोड़ करके कि ग्रह क्यों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो तुम अभी जस्ट पड़े। उतना बड़ा प्लूटो था जिसको तो ग्रह के परिभाषा से भगा के बौना ग्रह कह दी। और तुमको क्वेश्चन में साफ इशारा कर रहा है छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो उसको कभी भी अगर तुम मार दोगे कि सॉरी ग्रह है तो 0 नंबर आएगा, वह उल्का है। यानी उल्का क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। ये सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं। ये पिंड कहां से गए? तो ये पूछल तारा धूमकेतु जो देख रहे हो इसी से लगभग रिलेटेड हो। ये पिंड सूर्य के नजदीक ग्रह है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी। अब समझो ध्यान से, उल्का का ही दूसरा नाम अंग्रेजी में शूटिंग स्टार है। इस सिनेमा के शूटिंग भी करते हैं, ये कब कहां डांस करते भाग जाते ठिकाना नहीं। और इसी डांस के चक्कर में वो कई बार बुध के आकर्षण में, कई बार शुक्र के आकर्षण में, कई बार पृथ्वी के आकर्षण में कहीं घिंचा सकते। रात दिन कभी कभी कई उल्का इसके आकर्षण यहाँ यहाँ ये गिरना शुरू हो जाते। रात के समय कई बार जब गिरने लगते हैं तो पृथ्वी में हवा के घर्षण से उजलने लगते हैं। और रात में कई बार तुमको जलता हुआ कोई चीज गिरता हो सकता है, बहुत बड़ा, पूरा तरह से जला नहीं और पृथ्वी पर कहीं गिर जाए धड़ाम से, तो वो बिना पूरी तरह जले हुए गिर गया तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। देखो उल्का और उल्का पिंड में बहुत हल्का अंतर है। ऊपर ही रह गया तो उल्का, पहुंच गया नीचे तो पिंड। उल्का पिंड पहुंचने वाला, उल्का ऊपर ही रह। अब क्वेश्चन देगा सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पिंड जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते? उल्का कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको मेन ध्यान रखना। एक अच्छा क्वेश्चन दरोगा में पूछे हुए था। अब नेक्स्ट हम लोग चले, इसमें उल्का और उल्का पिंड के अंतर आपको क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, तुम बताओ। उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर सकता है दिन में कि रात में? रात में। बैठ जाओ। किसी समय गिर सकता है, ठीक है। रात में चलेगा वो कि उसको सोने का टाइम है तो चलते हैं। रात में दिखाई देता है कारण अंधेरा है, बाकी वो कभी भी गिर सकता है। सुनते जाना, बढ़िया से ध्यान देगा। नहीं तो ये लोग तो सोचता है कि रातें रात गिर। ये कोई तारा, कई सिनेमा में इसको टूटता हुआ तारा दिखा देता है, तो ये टूटता हुआ कोई तारा नहीं है। देखो सिनेमा के नाम भी एक याद है। ये सब कितना याद रहेगा? ये सब तो एकदम टन टन एक ही बार में लोगों को याद हो जाता है। तो अब ध्यान से सुनोगे, टूटता हुआ तारा कभी नहीं होता है, ये उल्का है जो जलते हुए गिर रहा है। क्यों जला? हवा के घर्षण से। पहले समय जब पृथ्वी पर हवा नहीं थी तो उस समय बहुत ज्यादा उल्का बिना जले हुए गिर रहा था और यही आग में घी का काम कर रहा था। पृथ्वी आग का जलता गोला था, उल्का धड़ाम से आके गिरा, अंदर तक गया तो अंदर का सब चीज निकल करके ज्वालामुखी विस्फोट, पूरे गैसेस निकल। कई बार लड़के कहता है कि सर लोहा भारी चीज है, आप कहते हैं नीफे अंदर है तो ऊपर कैसे आ गया? यही उल्का लाने वाला अंदर तक छेद कर दिया,
वो आग का हल्का गोला आया तो नीचे वाला चीज ऊपर आ गया। फिर इसी तरह से डेली ऐसा कई गिरा, यही गैस वायुमंडल बना। अब वायुमंडल जब बना तो ऊपर से इस पर रोक लग गई। अब जब गिर रहा है तो उसी के घर्षण से जल रहा है, कम कम गिर रहा है। फिर भी उल्का के गिरने से ही पृथ्वी पर डायनासोर लुप्त हो। जो डायनासोर है उसके लुप्ति का कारण उल्का पिंड का गिरना। उल्का पिंड पहले जो गिरते थे तो उससे पृथ्वी पर डायनासोर गायब हो गए। ये कतई बैठ के नहीं समझना कि सर एकदम डायनासोर के पीठ पर निशाना लेके गिरता होगा क्या। कई लोग ये भी सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचेगा। डायनासोर लुप्त क्यों हुआ? क्योंकि उल्का पिंड के गिरने से ज्वालामुखी घटनाएं बढ़ गई। और बोलो ज्यादा पृथ्वी पर ज्वालामुखी घटनाएं अगर हो जाए तो इससे पृथ्वी का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? कस के बोलो, दोनों आंसर आ रहा है। घटेगा वाला कौन बोल रहा है? अच्छा, और कितने को लग रहा है कि वही रहेगा? और बढ़ेगा वाला कितने लोग? वेरी गुड। तो ज्वालामुखी के ज्यादा विस्फोट होने से पृथ्वी पर टेम्परेचर घट जाएगा। तुम लोग कितना नालायक है। ज्वालामुखी से अभी तुम देख रहा है गैसेस निकल रहा, और जहां ज्वालामुखी की क्रियाएं होगी तो उसके कारण गैसेस और इतने बादल निकलेंगे कि वो सूर्य की उष्मा को डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकने लगे। और सूर्य का लाइट अगर 1 महीना तक डेली नहीं सतह पर आए तो तुम देखो 3 दिन ही केवल नहीं मिलेगा तो कहेगा सूर्य नहीं उग रहा है, बहुत ठंडा बढ़ गया है। ऐसा तुम 3 दिन में महसूस करो। और ज्वालामुखी की क्रियाएं बढ़ने से सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे पृथ्वी पर आना बंद हो गया। और इसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर इतना कम गया कि हिमयुग आ गया। पृथ्वी बर्फ के चादर से ढक गए और उतने कम टेम्परेचर पर डायनासोर सरवाइव नहीं कर सका। उतने लो टेम्परेचर के लिए इसके पास कोई रजाई नहीं था, हीटर नहीं था, तो उस लो टेम्परेचर में लोग बेचारा पार लगे। देखो कई लोग सोचता है कि उल्का पिंड से मरा, तो कई लोग तो निशाना वाला रहता है, गया गिरा होगा पीठ पर, आधा पीठ जलते मर गए। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे इफेक्ट है। तो बोलो ये उल्का पिंड की बात भी क्लियर है सबका? नेक्स्ट अब हम लोग चले धूमकेतु। धूमकेतु को ही हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। नाम ही है पुच्छल, तो पूंछ वाला तारा, ये तारा का पूंछ है। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा ये ठोस कण धूल कणों से युक्त नाभिकीय कण है। धूल कणों से युक्त यह एक नाभिकीय कण है और इसमें धूल कण मिला हुआ। अब तुम बताओ डेली ट्रक चल रहा है तो कण छोटा हुआ, ऊपर गया और छोटा होगा और ऊपर जाएगा। ऐसा करते करते कई कण सूर्य के पास एकदम इस सब धूल कण के पूरे अंबार है और चक्कर लगा। गलती से भी अगर इस सूर्य के नजदीक केवल कुछ पहुंच गया तो सूर्य के उष्मा से ये धूल कण पिघल जाते और पिघलने के बाद ये बेचारा वाष्प जैसा जो बना ये पूंछ बन गया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछल तारा का पूंछ होता है सूर्य के दिशा में कि सूर्य के विपरीत? अब यही गर्म कर रहा था, इधर पूंछ बनेगा, उड़ा ही देगा। तो इसीलिए इसका पूंछ किधर बनेगा? सूर्य के दिशा में कि विपरीत? विपरीत बनेगा। और सूर्य के विपरीत देखिए इसका पूंछ बन। ये कतई मत समझना कि छोटा है। इसका जो व्यास है 10,000 से 20,000 किलोमीटर का व्यास है इस तारे का। और इसका पूंछ लाखों किलोमीटर में, लाखों किलोमीटर तक पूंछ। और ये पूछल तारा हमेशा नहीं दिखता। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेली, इन्होंने एक संभावना व्यक्त किया कि हेली का पूछल तारा माने हम जो बता रहे हैं वो प्रत्येक कितने साल बाद, जल्दी बोलिए, 76 साल बाद दिखाई देगा। इन्होंने कहा कि पिछला पूछल तारा 1984 में दिखा था। 84 में पूछल तारा दिखा था। पूछल तारा को हम लोग शुभ मानते हैं कि अशुभ? हिंदू धर्म में अशुभ मानते हैं। और 1857 के विद्रोह में पूछल तारा उस समय विद्रोह के पहले दिखा था। भारतीय मान लिए थे कि दिख गया है तो हम लोग का ऐसे ही हार होगा, यह शुभ चीज ऊपर से भगवान दिखा दिए हैं। इस सोच के भी साइकोलॉजिकली डाउन। कई बार एक कारण में ये भी आता है पूछल तारा का दिखना 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण में, तो ये भी कारण है। ये नहीं को हम मुस्कुराना पूछल तारा है, ये कैसे होगा, ये है कारण।
भारतीय अशुभ मान रहे थे और उसके कारण वो थे पूर्व से ही हार अपना मान के स्वीकार किए हुए। और सुबह सुबह एक परंपरा भी तो चलता है ना, तुम शर्ट पहन रहा है इसका कौन रीजन है? सलवार सूट का ही नहीं पहन रहा। अब तुम कहेगा कि सर वो लड़की पहनती थी, इसका कौन रीजन है? तुम पहन लेगा तो क्या हो जाएगा? तो इसको परंपरा कहते हैं। अब परंपरा क्या है जो समझ में आया तुमको? परंपरा का मतलब होता है कि कुछ चीज हमारा ट्रेडिशनल पार्ट, उसको ट्रेडिशनल पार्ट में ही लेके चलना। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दें, हेली का पूछल तारा, ध्यान से सुनोगे, हेली का पूछल तारा प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? 76 वर्ष के बाद। और ये 1986 में पिछले बार दिखाई दिया, और ये अगला कब दिखाई देगा? जल्दी बोलिए। 2062। 2062 में आपकी आंख की रोशनी एकदम सलामत रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं पूछल तारा देख लोगे। अब हम तो देख ही लेंगे नालायक, तुम लोग सोचो, तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग पे हम देखते हैं, नहीं ध्यान देगा, नहीं पढ़ेगा तो बेरोजगारी की रेखाएं तुम्हारी रोशनी छीन लेगी। और इसीलिए एकदम ध्यान से देखा तब वो देख पाएगा। तो चलिए अब ये बताओ, ये लेसन पहला कंप्लीट है, अब पूरा पढ़ के रखोगे। कल हम इस लेसन से 20 क्वेश्चन पूछेंगे जो पीवाईक्यू और इधर आगे से होगा, और दूसरा लेसन अक्षांश देशांतर चलेगा। क्लास क्लियर है ना सबको? समझ में आ रहा है ना सबको? बाकी लिखने उखने के जो मामला है वो तुमको सब मिल जाएगा, उसमें घबराना नहीं। वो आज ही उन लोग का माथा खाओ, अपने जोड़ेगा, तुरंत मिल जाएगा। वो हमारा नहीं कहना, बाहर भेंट होती कहना पीडीएफ नहीं मिल रहा, आपने जोड़ेगा। वो ऑनलाइन वाले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार स्पेशल यूट्यूब पर देख लो, 2 वीडियो होगा, एक हिस्ट्री एक ज्योग्राफी, उतना से कंप्लीट हो जाएगा। चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्शन होके दिखता है। क्लास में लिखाएंगे तो फिर गहराई स्तर थोड़ा कम जाएगा ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इसमें पीडीएफ बेस्ड ही कर दिए।